हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नए राजवंशों का उदय। तो जितने भी भारत के अंदर नए नए राजवंशों का उदय हुआ था, वो उदय हुआ था आपका 7 से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में देखने को मिल जाता है। तो 7 से 12th सेंचुरी के बीच में यदि किसी भी नए राजा का उदय होता है, नए राजवंशों का उदय होता है, या उनके नए नए राज्य की स्थापना की जाती है, बड़े बड़े स्केल पर बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं, कैसे कोई राजा अपने आप को स्थापित करता है, कैसे कोई राजा अपने आप को सैन्य बल में और ज्यादा बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि प्राचीन टाइम में जितने भी राजा हुआ करते होंगे सभी के सभी क्षत्रिय होंगे। कुछ राजा ऐसे भी तो होंगे जो ब्राह्मण होंगे। लेकिन बाद में जाकर के उन लोगों ने अपने राज्य को, अपने प्रशासन को और बढ़ाने के लिए और फैलाने के लिए हो सकता है कि उन्होंने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। तो ऐसे कौन कौन से तरीके थे जिसके माध्यम से इस समय बड़े स्केल पर राजाओं का उदय होता है और वो अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं और एक फिर नए और विस्तार राज्य का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसा क्या क्या कारण था, आइए देखते हैं। तो कहता है कि जो नए राजवंशों का उदय हुआ था, ये उदय 7 सेंचुरी के बाद चालू हो जाता है। इस समय जो छोटे छोटे राजा थे, यह सामंत के तौर पर उदय होते हैं। सामंत, सामंत कौन होगा? शुरुआती टाइम में जो राजा के अंदर ही रह करके काम किया करते थे, तो राजा के अंदर रह करके काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो या तो योद्धा होंगे, या तो फिर वहां पर भूस्वामी होंगे, मतलब कि लैंड लॉर्ड होंगे, या तो फिर उनके यहाँ पर सेना के तौर पे काम करते होंगे। जब उस योद्धा के पास, उस बड़े से लोगों के पास बड़ी मात्रा में पावर इकट्ठा हो जाता है, जब उसके पास बड़ी मात्रा में अपने पास सेना इकट्ठा हो जाता है, तो वह उसका इस्तेमाल करके सामने वाले के ही खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और अंत में वो क्या करता है, तो अंत में वह सामंत की स्थापना हो जाता है। वो खुद को सामंत की घोषणा कर देता है। जैसे ही वो सामंत की घोषणा कर देता है, वैसे ही अपने आप को और विस्तार करता है और अंत में वह खुद को एक नए राजवंश के तौर पर स्थापित कर देता है। लेकिन थोड़ा और पीछे चलो, थोड़ा और पीछे। जब वो सामंत बन जाता है तो तुरंत राजा की तरह अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता, लेकिन पहले उसको कुछ काम करने पड़ते हैं। क्या? तो उसके कुछ काम होते हैं, जैसे कि राजा के लिए उपहार लाना। आपको पता है कि 7 सेंचुरी के टाइम में और उससे पहले के टाइम में भारत में कई सारे बाहर से विदेशी लोग आए थे। तो उन लोगों ने भारत के राजाओं के लिए या फिर मुगलों के लिए और बाद के टाइमों के लिए उपहार के तौर पर क्या क्या लाए थे, पता है आप लोगों को? उपहार के तौर पर यहाँ पर महिलाओं को दास के तौर पर दिया गया था, महिलाओं को गिफ्ट के रूप में दिया गया था। महिलाओं को प्राचीन टाइम में एक तरह से देखा जाए तो वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब ये हुआ कि एशियन टाइम में नारी का इस्तेमाल केवल और केवल लेन देन, वस्तु विनिमय के लिए, उपहार के लिए, भेंट के लिए किया गया था। तो यहाँ पर जिस प्रकार के सामंत हुआ करते थे, जब राजा से मिलने के लिए जाया करते थे, तो वह पैसे, कुछ धन संपदा और उपहार के तौर पर महिलाओं को लेके जाया करते थे देने के लिए, ताकि राजा खुश होगा और हमारे ऊपर ज्यादा पावर देगा, या फिर हमें कुछ बड़े से सामंत के ऊपर रूल करने का पावर दे देगा। इसका दूसरा काम था दरबार में हाजिरी लगाना। आपको पता है कि साल में एक बार, एक साल में एक बार इस प्रकार के सामंतों को राजा के दरबार में जाना, हाजिरी लगाना कंपलसरी कर दिया गया था, ताकि राजा समझ सके कि हमारे अंडर में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। और इनको हाजिरी लगाने का मतलब था कि ये लोग क्या कर सके, तो ये लोग समय पर टैक्स पे कर सके। इसके लिए इन्हें हाजिरी लगाना कंपलसरी कर दिया गया था। इसी में आते हैं, आगे देखा जाए तो यहाँ पर इन लोगों ने, जो सामंत थे, इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कैसे घोषित किया। तो पहले तो इनके पास सत्ता आ चुकी थी, क्योंकि इनके पास सामंत बन चुके थे, तो योद्धा और स्वामी थे, तो इनके माध्यम से इनके पास सत्ता आ चुकी थी। जब ये योद्धा थे तो बड़े से क्षेत्र में इनको काम के बदले में पैसा नहीं मिलता था, बल्कि जमीन मिल जाया करती थी, तो इनके पास संपदा आ चुकी थी। जैसे इनके पास सत्ता और संपदा आ चुकी थी, वैसे ही इन लोगों ने अपने आप को मंडल का महान स्वामी घोषित कर दिया। मंडल का महान स्वामी घोषित कर दिया, मतलब कि इस पूरे क्षेत्र का हम ही स्वामी हैं, हम ही राजा हैं, हम ही कर्ता धर्ता हैं। इसको इस प्रकार के सामंतों ने अपने आप को घोषित कर दिया।
तो जैसे ही इन्होंने अपने आप को महान स्वामी घोषित किया, इससे इनके अंदर आ गया घमंड, इनके अंदर आ गया पावर, शक्ति। इसी के साथ इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा कर डाली। किसकी? स्वतंत्र होने की घोषणा कर डाली। क्या हम क्या हो चुके हैं? स्वतंत्र हो चुके हैं। जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो स्वतंत्र हुए थे कौन कौन से लोग इस समय स्वतंत्र होने की घोषणा करते हैं? तो पहला है राष्ट्रकूट की बात करते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रकूट था, ये पहले किसके अंडर में रह के काम करता था, या किसके अंडर में ये रह करके शासन करता था? तो वो था कर्नाटक के चालुक्य के अधीन रह करके ये काम करता था। तो राष्ट्रकूट का एक राजा भी तो होगा जो यहाँ पर सामंत के तौर पे काम करता था। तो वो कौन था? उसका नाम था दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग। इसने 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी के टाइम में, मतलब कि इसके 100 साल के बाद 8वीं शताब्दी के टाइम में स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। लेकिन देखो, कोई भी राजा स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। करने के लिए वो कुछ तरीके अपनाएगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐसे कई सारे तरीकों को वो अपनाएगा ताकि उसके माध्यम से सामने वाले को मात दे सके, हरा सके, या फिर समाज की जो विचारधारा है उनको बदल सके और उनके जगह पर वो अपने आप को स्थापित कर सके। इसके लिए राष्ट्रकूट ने क्या किया? तो चालुक्य को पहले तो हरा दिया, पहले तो उसको युद्ध में हरा दिया, और दूसरा उसने यहाँ पर हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ करवाता है। यज्ञ आपको पता है, प्राचीन टाइम में खास करके साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, मिडिल इंडिया में बड़े लेवल पर यज्ञ करवाए गए थे। इस समय जो यज्ञ हुए थे, आपको पता होगा, आपने यदि पढ़ा होगा, तो एशियन टाइम में हमारे पास 3 प्रकार के यज्ञ बहुत ज्यादा प्रचलित थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों ही प्रकार के यज्ञ के बारे में जरूर बताएंगे। तो जो 3 प्रकार के यज्ञ करवाए गए थे उसमें से एक था हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया गया था। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग राजा के द्वारा करवाया गया था। जब इसने करवाया तो इसमें इस यज्ञ के अंदर बताया गया कि जन्म से याचक, याचक का मतलब होता है जो पूजा पाठ करने वाला होता है या फिर जो यज्ञ करने वाला होता है, जरूरी नहीं कि वह क्षत्रिय हो, जरूरी नहीं है कि वह क्षत्रिय ही होगा। मतलब कि प्राचीन टाइम में इस बात को स्थापित किया गया था कि राजा वही होगा जो क्षत्रिय हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को राज करने का अधिकार नहीं है। और इसकी जानकारी हमें जो मिल जाती है वो मिलती है 6th सेंचुरी में, और मिल जाती है कहां से मिल जाती है? तो ये मिलती है हमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नामक ग्रंथों से मिल जाती है। तो यहां बताया गया था, जैसे कि आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह क्षत्रिय वंश के नहीं थे, वो हमें ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के अनुसार बताया जाता है कि वो निम्न वंश के थे, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि वो क्षत्रिय वंश के थे। तो यह अलग अलग कंट्रोवर्सीज को हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया था कि जो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं होगा वो राजा नहीं कर सकता है, ऐसी बात इसके अंदर नकार दिया गया, विरोध किया गया। इसी के बाद यहाँ पर जो लोग क्षत्रिय बनना चाहते थे और परिवार में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, परिवार में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय साबित करने के लिए सैन्य कौशल का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? सैन्य कौशल, मतलब शक्ति का इस्तेमाल किया। जब आप समाज के अंदर अपने आप को शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा, आपका प्रभाव समाज में और ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा? अब आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। इस प्रकार के काम किए गए। लेकिन कौन कौन से लोगों ने किया? 2 लोगों ने किया। पहला कदम्ब मयूर शर्मा ने किया और गुर्जर प्रतिहार ने किया। लेकिन शुरुआती टाइम में बड़ी खास बात बताऊंगा आप लोगों को, ये दोनों के दोनों लोग जो थे ना वह ब्राह्मण थे। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को या अपने शासन को समाज में फैलाने के लिए, स्थापित करने के लिए इन लोगों ने शस्त्र का उपयोग किया, और इन लोगों ने अपने आप को सामंत के आधार पर स्थापित करके अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा कर डाली। तो क्लास ये टॉपिक था हमारे पास इस समय कि नए राजवंशों का उदय कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।